प्रकाश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश सर, बिहार की अगर हम बात करें, सीडब्ल्यूसी की बैठक का वहां पर आयोजित होना, और खास करके तब जब मोदी जी आजकल हर चीज के लिए बिहार को पकड़े हुए हैं, सारी चीजें वो बिहार से करना चाहते हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। मारे जाते हैं लोग जम्मू कश्मीर में, जहां वो कभी नहीं जाते हैं मारे जाने से आज तक, लेकिन उसका अनाउंसमेंट करने वो बिहार जाते हैं। ऐसे में कितना बड़ा काउंटर माना जाए इसको कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो सबसे अहम बैठक होती है कांग्रेस के लिहाज से, वो पटना में आयोजित होगी उनके अपने कार्यालय में। वहां से मुद्दे तय किए जाने की बात सामने आ रही है, मुद्दों पर बात होने की बात हो रही है, मुद्दे तय होंगे कि क्या, कैसे, और जो है वो किस चीज को आगे रख करके बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। कितनी अहमियत है इस सीडब्ल्यूसी की बैठक की ऐसे समय में, प्रकाश सर? देखिए राम भाई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है ये तो जाहिर है कि कांग्रेस की ये सबसे ऊंची कहने का मतलब ये है, मैंने जगह है जहां से जगह बोलो या उनका संगठन बोलो, तो जो कांग्रेस में कई साल ये कर चुका है ऐसे लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन हमको ये भी पहले समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ सीखा है क्या। मैंने तो कई ऐसे लोग देखे, अभी देखिए इतना सब होने के बाद में भी हमारे स्टेट के अंदर ही कांग्रेस वालों की क्या परिस्थिति। हमारे अकोला शहर से एक कांग्रेस का करीब करीब पिछले 50 साल का एकदम हार्डकोर वर्कर, उसकी बेचारी की डेथ हो गई। लेकिन क्या आप मान सकते हो कि उसकी डेथ होने के बाद में मुश्किल से एक 10-15 कांग्रेसी उसके अंदर थे, बाकी थी ठीक है वो उससे समाज के लोग थे, यानी वो सिख समाज से था, पंजाबी। तो लेकिन कांग्रेस यानी मैं बताता हूं कि उसने पूरी कांग्रेस को जिंदा रखा है पूरे अकोला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और ऐसे आदमी की डेथ होने के बाद में तो ये तो, हालांकि ये परिस्थिति है कांग्रेस वालों की, इनको समझता ही नहीं है। तो ऐसे पार्टी के अंदर कांग्रेस के लिए काम करेगा कौन, ये पहले एक समझना चाहिए। तो जिस तरीके से पिछले बार में मैंने एक बार बोला था कि कांग्रेस को बाहर के दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर के उनके खुद के जो स्लीपर सेल है भाजपा के, उसके अंदर डाले हुए, और जो वहां पे बैठ के कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अभी इनके बाद में कैडर बचा नहीं, अभी वो कैडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ठीक है, देर देर आए दुरुस्त आए। तो बातें ऐसी है कि अब ये ठीक है, ये तो मीटिंग जो पार्टी है ये सब चलती रहेंगी, उसकी वहां पर उनका कुछ एजेंडा फिक्स हो जाएगा, आदमियों को जवाबदारी दी जाएगी उसके अंदर। लेकिन हर जिस तरीके से ये जो सारी बातें भारत के अंदर चल रही है, और आप जिसकी जिक्र कर रहे थे कि ये तो आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये दूसरी लड़ाई नहीं है साहब। ये उस समय पे जो लड़ाई चली थी, एक बात पहले ध्यान में रखिए कि वो तो आखिरी अंग्रेजों के खिलाफ में चल रही थी ना। ये तो हमारे लोगों के साथ में लड़ाई करने वाली बात है, ये तो क्रांति की बात है, एक बात समझ लीजिए। ये इसके सिवा मैं इसका दूसरा कोई उपमा नहीं दे सकता हूँ, ये क्रांति होने वाली है। और ये जो होठ चोरी हो रही है ना, होठ चोरी नहीं है सर, ये होठों की डकैती है। चोरी एक दो जगह पे होती है, छोटी बड़ी होती है, भुट्टे चोरी होती है, ठीक है। ये भुट्टे चोरी थोड़ी है और एक जगह थोड़ी है, पूरे भारत भर में जो स्टेट के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र बोलो, गुजरात बोलो, या अपना ये कर्नाटक बोलो, सभी जगह पे वोट चोरी नहीं हुई, ये वोटों की डकैती हुई है। और उसके बाद में ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर में भी जो सरकार सत्ता में थी इसके पहले टर्म में, जो उद्धव की जो सरकार बनी थी, तो उसको तोड़ के 50-50 करोड़ रुपए एक एक विधायक को देके, और 50 खोके एकदम ओके वाला जो बाद में मुहारा फिक्स हुआ, तो वो सत्ता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारा गलत हुआ है, इसमें सारा बदमाशी है, भ्रष्टाचार है, और ये टोटली असंवैधानिक सरकार बैठी है। अरे असंवैधानिक सरकार बैठी है तो आप बोल दो इसको कि ये डिसॉल्व करो, इतना ही बोलना था। क्या जरूरत थी उन्होंने कि भाई लेकिन इसका निर्णय जो है ये वहां का जो सभापति है वो ले लेगा। 2.5 साल सभापति ने कोई निर्णय लिया ही नहीं, बीच में एक बार और भी मामला कोर्ट में गया। कहने का मतलब क्या है साहब, अभी तो फिलहाल में देश के अंदर अगर आप ये बोलेंगे कि कायदे का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, तो ये हमारे को पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा। अभी ये गुंडा राज चल रहा है, और ये भाजपा की जो गुंडे है ना, तकलीफ ये साहब की गुंडे जैसे अंग्रेजों के खिलाफ में उस समय पे हम लोग लड़ते थे, क्योंकि दिखता था लोगों को कि ये विदेशी आके बैठे हम पे राज कर रहे, गोरे है,
इनकी ना भाषा हमारी है ना ये लोग हमारे हैं। तो उस समय पे लोगों को उचकाना और लोगों को प्रेरित करना ये आसान बात थी। अभी आप किसके खिलाफ में लड़ेंगे? वो जैसा महाभारत के अंदर कृष्ण को ये कृष्ण ने जो गीता सुनाई, क्योंकि अर्जुन को ये प्रश्न हुआ था कि भाई मैं लड़ू तो किसके लिए है, किसके खिलाफ लड़ू, ये तो सारे मेरे ही लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे इसके अंदर की ये अभी कोई कृष्ण की जरूरत है कि जो इस तरीके से गीता सुनाए, और जो अर्जुन हमारे देश के बैठे हैं सबके सब। क्योंकि देखिए ये जो भी इनके स्लीपर सेल के या इनके मोदी अंधा भक्त है, अरे आजू बाजू में बैठे आपके सब, पता भी नहीं लगेगा कौन इसके अंदर। ये मैं शुरुआती काल में मैं समझ सकता हूँ। कल मैं एक हमारे दोस्त के घर को बैठा था, अरे साहब इतना साल बिजनेस है, सब है, पूरी बर्बादी हो गई है बिजनेस की, उसके बावजूद भी वो अंधभक्ति से बाज नहीं आया था। अभी भी वो बोल रहा था नहीं नहीं मोदी है तो सब मुमकिन है, बराबर कर रहा है। अभी क्या बोलेंगे आप इसके अंदर? जिस आदमी ने कभी कोई भी काम बिना इवेंट किया नहीं, कुछ भी हो जाए, इवेंट के सिवा काम नहीं होता है, और सब फोकस कैमरा। अभी जीएसटी देखो, यानी क्या है, मुझे एक आपको उसके अंदर बताने की कोशिश, एक क्या था, एक राजेश खन्ना का पिक्चर है, उसके अंदर बहुत जोरदार था। उसके अंदर ये ऐसा है कि वो व्यापारी जो रहते हैं वो बोलती कि रोटी जो हम लोग अभी तक के 1 रुपए में बेच रहे थे, अभी हमको परिवर्तन नियम 1.5 रुपए कर देंगे। तो राजेश खन्ना बोलता है उसके अंदर कि ये 1.5 रुपए नहीं करेंगे आप, इसका 3 रुपए कर दो, 2 रुपए बढ़ा दो, एकदम 50 पैसे नहीं बढ़ाने के। वो व्यापारी बोलते हैं कि नहीं नहीं साहब ये तो लोग मारेंगे। अरे बोलते मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को 3 रुपए करो। वो 3 रुपए हो जाती है, गांव के अंदर हो हल्ला हो जाता है, सारे लोग आते हैं, राजा के पास में आ जाते, चिल्लाते, मोर्चा वोर्चा लेके आ जाते। फिर राजा व्यापारी को बोले क्यों क्या किया? अरे एकदम 3 रुपए के 2 रुपए कैसे बढ़ा दिए? एक काम करो, मैं 2 रुपए के जगह 2 रुपए मत बढ़ाओ, 1 रुपया बढ़ाओ। अभी देखो साहब, यानी वो व्यापारी तो सिर्फ 50 पैसे की बात कर रहे थे, उनको 1 रुपया बढ़ के मिलता है। तो ये इसी तरीके से जीएसटी का हो गया है। अरे तुमने इतनी साल गलत तरीके से जीएसटी लगाई, उसकी इतनी लूट कर दी, और अभी उसके बाद में तुम थोड़ा बहुत कम करने की बातें करते हो, और कम भी करिए ना, सारी बेवकूफी है सर। अभी तो लोगों को पता नहीं लगा है। जैसे किसानों को अगर समझ लो इंसेक्टिसाइड लगता है ज्यादा, तो इंसेक्टिसाइड की जीएसटी कम नहीं हुई है। जो चीजें कम बिकती है, कम लगती है, उसकी जीएसटी कम कर दी है इन्होंने, और उसके बाद में उसका उत्सव मना रहे। अरे तुम पहले ये बोलो जो लूटा इसके पहले इतने सालों से, 8 साल से, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा? उसकी वो लूट वापसी कौन करेगा? तो ये सारी बातें जो है अभी, मैं तो ये चाहता हूं कि बिहार की हालत सुधरे। क्योंकि क्या है कि देखिए मैं तो देखता हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरे यहाँ तो कई बिहारी लोग आते हैं काम के लिए, इसलिए मुझे तो सारी पता है उनकी। देखिए कोई एजुकेशन नाम की कोई बात नहीं है। उसके बाद में, और मैं खुद एक बार जब बिहार में गया था, तो बिहार में वहां पे मैं वो हाजीपुर, पटना में, और उसके बाद में अंदर कुछ गांव खेड़े हैं वहां गया था। जाने को रास्ते नहीं है साहब, रेलवे से आप जा सकते हो सिर्फ। और पानी के दिनों के अंदर तो परिस्थिति ये हो जाती है कि वो आइलैंड्स बन जाते हैं, छोटे 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 छोटे, 6 महीने पानी के अंदर ही रहते लोग बेचारों, उनको इधर से नहीं उधर जा नहीं सकते, एजुकेशन नहीं है बच्चों के। अभी भी 15 साल के बच्चों की शादी हो जाती है। अभी भी हमारे पहचान का एक है, वो उसकी शादी हो गई, 15 साल 16 साल की बीवी, उसकी लड़की उसकी बीवी बन गई। उसके बाद में 6 साल भर के अंदर उसको बच्चा हो गया। ये हालत है, और एकदम सुक्कड़, लेकिन काम करने में मेहनती है। तो ऐसी जब हालत है बिहार की राम भाई, तो ऐसे बिहार को सुधारना ये एक चैलेंज है। बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है पता है आपको? वो किसान की जो है ना, वहां पे एपीएमसी मंडियां नहीं है, कृषि उपज मंडियां नहीं है वहां पे। तो बाजार में लेके जाना पड़ता माल, और अवने पवने दामों में बिकता है वहां से। लूट जिसको बोलते हैं ना, दिन दहाड़े, वो बिहार में चल रही है करके ही बिहार की खेती और किसान वहां का मजबूत ये बिल्कुल टूट गया है जी। हाँ।